फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट होता उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, हमारा जो गुण वहाँ पे दिखता है उसे गुण विशेषण कहते हैं। जैसे कि सीमा की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, उसमें उसका गुण दिख रहा है, कौन सी? सुंदर। उसकी क्या है? हैंडराइटिंग। वीर आदमी, डरपोक सैनिक, सुंदर लड़की इत्यादि। ओके, यहाँ पर वीर, डरपोक और सुंदर यह 3 विशेषण है जो क्रमानुसार आदमी, सैनिक और लड़की का गुण प्रकट करते हैं। यहाँ पे गुण क्या है? उसकी हैंडराइटिंग क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर है। रोहित बहुत ही अच्छा लड़का है, उसमें क्या है? उसका गुण क्या है? अच्छा, अच्छापन। उसमें गुण क्या है? अच्छापन। समझ में आ गया? जिसमें हमारा गुण उभर के आता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, जिससे किसी चीज़ की परिभाषा का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी चीज़ की परिभाषा का बोध होता है। थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा और बहुत यह दोनों विशेषण हैं जो क्रमानुसार पानी और दूध के परिणाम को समझाता है। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। फर्स्ट देखते हैं, जिस विशेषण से निश्चित परिणाम का बोध होता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ 2 लीटर पानी है। और अनिश्चित में क्या है? जिसका निश्चित परिणामवाचक नहीं होता है। उसने थोड़ा पानी पिया, उसने थोड़ा दूध ही लिया, राइट। इसका जहाँ पे निश्चितता नहीं है उसे बोलते हैं अनिश्चित वाचक, और जहाँ पे निश्चित होता है उसे बोलते हैं निश्चित वाचक। समझ में आ गया? संख्यावाचक विशेषण, जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। यहाँ पर 1, 2 और 3 यह 3 विशेषण है जिससे क्रमानुसार किताब, मनुष्य और लड़के की संख्या का बोध हो रहा है। क्रमानुसार एक फिक्स नंबर्स बोलते हैं ना उसे, जो फिक्स नंबर हमें यहाँ पे पता है उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। मैंने 10 रुपए की नोट ली, मैंने ऐसे बोला कि मैंने पैसे लिए, मैंने यहाँ पे बोला मैंने 10 रुपए की नोट ली, राइट। यहाँ पे मेरी संख्या आ रही है, कितनी ली है मैंने? 10 की। इसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उस सर्वनाम को विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह आदमी, कौन, छात्र इत्यादि। यहाँ पर वह और कौन यह 2 विशेषण है जो आदमी और छात्र की विशेषता बतलाती है। बच्चों फिर से, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, संज्ञा शब्द के पहले जो आता है तथा वह विशेषण शब्द ही शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला है उन्होंने, उसे सर्वनाम कह लेते। वह आदमी, कौन छात्र, वह आदमी घूमने गया था। यानी वो क्या करते हैं, संज्ञा शब्द से पहले आता है तो उसे संज्ञा के विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर और कौन यह 2 विशेषण हैं, लेकिन जो आदमी और छात्र की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ नाम नहीं है, वह आदमी घूमने गया था, ऐसा अगर बोला तो वो क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट है हमारा क्रिया। जिन शब्दों से किसी का काम होना या करना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे जाता है, गया, जाएगा, पढ़ रही है, पढ़ेगी इत्यादि। जैसे कि क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिन शब्दों से किसी का काम होना या करना प्रकट होता है उसे कहते हैं क्रिया।
क्रिया के भी दो भेद है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण, मैं लेख पढ़ता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता जो करता है, जो मेन है, उस पे ही पड़ता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण जैसे गौरव रोता है, यहाँ पे क्या बोला है, जो करता है उसी पे इसकी क्या है, क्रिया पड़ती है। यानी सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं जलाना, होना, बढ़ाना, सोना, खेलना, अकड़ना, रड़ना, बैठना, हंसना, उगाना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना इत्यादि होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, यहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। आप आए, वह नहाया आदि। जैसे आप आए क्या बोला है, जहाँ केवल एक क्रिया का ही प्रयोग होता है। आप आए, आप बैठिए, आप खाइए। समझ में आ गया। संयुक्त क्रिया जहाँ 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी। 2 क्रिया हो रही, सविता है और वो पढ़ रही है। ओके, वह खा चुका, वह है, वो क्या है, खा चुका है। वह भी है और वो क्या कर रहा है, खा भी चुका है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना और झुठलाना। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसी क्रिया के 2 कर्ता होते हैं, यहाँ पे कर्ता खुद नहीं कर रहा है, किसी और से कार्य करवा रहा है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला यानी दूसरे को बताने वाला। प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला यानी उससे काम लेने वाला। जैसे कि श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है। श्यामा राधा से क्या कर रही है, पत्र लिखवा रही है। वो क्या है, प्रेरककर्ता यानी प्रेरणा प्रदान करने वाला यानी दूसरों से करवाने वाला। इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है किंतु उसको लिखने की प्रेरणा देती है श्यामा। ओके, उसको क्या है, श्यामा लिखने की प्रेरणा दे रही है, यानी उसको ट्रेनिंग नहीं दे रही है, उससे वो काम करवा रही है। लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाना इसमें क्या है, क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वाक्य में श्यामा प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। ठीक है, वो कर रही है। पूर्वकालिक क्रिया किसी क्रिया से पूर्व आदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। किसी क्रिया से पूर्व यानी जो क्रिया करे उससे पहली जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा, क्या है, वो पहले हो गई है, जो क्रिया पहले हो गई है। मैं अभी सोकर उठा, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसमें उठा हूँ क्या है, क्रिया से पूर्व होकर यानी उठा हूँ
मैं अभी जस्ट सोकर उठा हूँ। ये क्रिया क्या है? हो गई है, यानी उठना, उठा हूँ, ये होने वाली क्रिया है, पूर्ण हो गई है वो क्रिया, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। सोकर उठा है ना वो, तो वो क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। धातु के अंत में कर अथवा कर के लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। बच्चा दूध पीते ही सो गया। दूध पीते ही वो क्या हो गया? सो गया, यानी पीते पीते ही वो क्या है? सो गया है। ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। अपूर्ण क्रिया, कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। कई बार जो वाक्य होता है वो क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, उसे ही बोलते हैं अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे गांधी जी थे, तुम हो, ये क्रियाएं अपूर्ण है। अभी इसमें अगर मैंने ये सेंटेंस ऐसे बनाए जैसे गांधी जी थे, गांधी जी महान पुरुष थे, ये पूर्ण हो गई ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? गांधी जी थे, अपूर्ण क्रिया है। ये क्रिया अपूर्ण क्रियाएं है। अब इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़िए। गांधी जी राष्ट्रपति थे, हो गई पूर्ण क्रिया। तुम बुद्धिमान हो, इन वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपति और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई है। सभी शब्द पूरक हैं। जिस वाक्य में स्पष्टता आ जाती है उसको पूर्णकालिक क्रिया बोलते हैं, यानी पूर्ण हो जाता है वो सेंटेंस जो होता है, वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन गांधी जी थे, तुम आए, आगे क्या? तुम होशियार, होशियार हो, ये हो गया। तो ये क्या है? तुम होशियार हो। यहाँ पे ये वाक्य क्या है? पूर्ण हो गई, इसमें स्पष्टता आ गई। तुम हो, क्या हो? कुछ समझ में आ रहा है इसमें? नहीं, यानी ये क्या है? अपूर्ण क्रिया। ओके बच्चों, अपूर्ण क्रिया के अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे हम देख रहे हैं। ओके, मुख्य जो क्रिया होती है हमारी, उसकी सहायता करते हैं, उसको बोलते हैं सहायकारी क्रिया, जैसे हम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आज हमने देखा विकारी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अविकारी के कुछ उदाहरण सेंटेंसेस। ओके बच्चों, बाय बाय।